नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कल से जब से बिहार के नतीजे आए हैं, जाहिर सी बात है कि एनडीए में और जो बीजेपी के समर्थक हैं, एनडीए के समर्थक हैं, उनमें तो एक खुशी की लहर है ही। और वो इसको बिल्कुल फ्री एंड फेयर बताकर, यानी कि फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन हुए हैं, ये बताकर पीठ थपथपा रहे हैं। एनालिसिस इन तमाम चीजों का किया जा रहा है। देखिए, विश्लेषण उन चीजों का होता है जहां पर गेम जो है, खेल जो है, चुनाव जो है, वो सही और गलत के दायरे में हो, जहां पर मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया हो, या किसी की स्ट्रेटेजी के तहत उसको उसका फायदा मिला हो, या फिर किसी चेहरे का फायदा मिला हो, नेताओं का फायदा मिला हो, या उनके पक्ष में एक इतनी बड़ी लहर हो कि बिल्कुल वो दीवार पर आसमान में एक इबारत की तरह लिखी हो। क्योंकि 90% का तकरीबन स्ट्राइक रेट है। 243 में से 202 सीटें आई हैं एनडीए को। तो आप सोचिए, जो सरकार जो 20 साल से सत्ता में है, उसको लेकर इतनी बड़ी लहर कि 90% का उसका स्ट्राइक रेट रहा हो बीजेपी का, और 202 सीटें मिली हो 243 में से एनडीए को। अब लोग अलग अलग तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। कांग्रेस को कोसा जा रहा है, तेजस्वी यादव की अंदरूनी कलह की बात की जा रही है, फ्रेंडली फाइट को लेकर क्या हुआ है और किस तरह से उसका नुकसान हुआ है उसके बारे में बात की जा रही है। अलग अलग तरीके से चीजें कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए जो एंड वक्त पर महिलाओं के खाते में डाले गए, महिलाओं ने एकदम उसी बिना पर 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने एनडीए को वोट कर दिया, यानी कि खासतौर पर जेडीयू को वोट कर दिया, और इसीलिए जेडीयू की सीटें जो हैं वो इतनी बढ़ गई। इस सबके बीच कांग्रेस की तरफ से मीटिंग की गई है। कांग्रेस की तरफ से जो मीटिंग की गई है उसमें इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा है कि हमने गहन इसको लेकर चर्चा की है और जल्द ही इसको लेकर वो सबूत भी आने वाले हैं। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो भी कुछ हुआ है इसमें सीधे तौर पर चुनावी धांधली की तो बात कर ही रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 90% का स्ट्राइक रेट ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया, ये किसी भी कीमत पर इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल है ही नहीं। जाहिर सी बात है, इसमें एसआईआर या चुनावी धांधली, ज्ञानेश कुमार और बीजेपी की जो मिली भगत है, इस सब के बारे में कांग्रेस ने अपनी बातों को रखा है और जल्द ये कहा है कि इसको लेकर सबूत जो है वो सामने लेकर आएंगे। कांग्रेस क्या करेगी, आरजेडी क्या करेगी, ये एक अलग बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में ये जनादेश है? क्या वाकई में लोगों ने झोले भर भर कर वोट दिया एनडीए को कि उन्हें 243 में से 202 सीटें आ गई? ये सीधे तौर पर ये चुनावी बेईमानी का एक बड़ा खेल है, जिसका एक्सपेरिमेंट किया गया एसआईआर के जरिए बिहार में, और उसके बाद अगर ये एक्सपेरिमेंट यहां पर सफल हो गया है और इसको लेकर किसी तरह का कोई एजिटेशन नहीं होता है, किसी तरह के कोई बड़े कदम विपक्ष नहीं उठाता है, या फिर बिहार की जनता इसको लेकर कुछ नहीं करती है, तो यही तमाम मॉडल फिर उन तमाम राज्यों में अप्लाई होने जा रहा है जहां जहां आने वाले वक्त में चुनाव है, या फिर जहां एसआईआर को लेकर अनाउंसमेंट ईसीआई की तरफ से कर दिया गया है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूं जो आपके सामने रखना बेहद जरूरी है। कल से आप देख रहे होंगे एक चर्चा है कि चुनाव आयोग के मुताबिक कुल मतदाता थे इलेक्शन यानी कि वोटिंग से पहले 7.42 करोड़, यानी कि 7 करोड़ 42 लाख। वोटिंग के बाद कितने हो गए? 7 करोड़ 45 लाख। ये चुनाव आयोग ने ही कहा, ये मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रही हूं। यानी कि जादू से 3 लाख वोटर जो है वो बढ़ गए, और दोनों चरणों की अगर वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो कुल मिलाकर थी 66.91%, यानी कि दोनों चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर एसआईआर में 69 लाख वोट काटे गए और 21 लाख वोट जो हैं वो जोड़े गए। इसके अलावा अब आगे समझिए आप, गठबंधन का वोट शेयर 37.3% रहा, जो लोकसभा के मुकाबले यानी कि लोकसभा में 40.1% था, सिर्फ 2.8% ही कम रहा है। यानी कि जो लोकसभा में जो महागठबंधन को वोट मिला था वो था 40.1%, और उसमें सिर्फ 2.8% की जो है वो गिरावट आई है, और वो 37.3% रह गया है। आरजेडी का जो वोट बैंक है उसमें बहुत कोई कमी नहीं आई है, वो 23% रहा है इस विधानसभा चुनाव में, जिसके नतीजे आपने कल देखे हैं।
एनडीए का जो वोट परसेंटेज है लोकसभा में भी लगभग 48% था और अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 47.2% उनका वोट शेयर रहा है। बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो वोट फीसदी जो उनका जो बड़ा है वो आप देखिए 0.16% बड़ा है, यानी कि विधानसभा चुनाव में सीटें कितनी बड़ी हैं, 16 सीटें। आरजेडी का वोट प्रतिशत जो है वो घटा है सिर्फ 0.13%, लेकिन सीटें उनकी कितनी घट गई हैं, 50। जेडीयू के का वोट बैंक बड़ा है, यानी कि वोट फीसदी उनका बड़ा है 3.88%, लेकिन उनकी सीटें कितनी बढ़ गई हैं, 41। एलजेपीआर उनका आप देखें, ये आप देखें यहां पर कि एलजेपीआर के जो वोटिंग परसेंटेज है वो घटी है 0.68%, लेकिन उनकी सीटें कितनी बढ़ गई हैं, 18। तो आप ये देखिए, ये पूरे वो आंकड़े हैं और ये मैं अपने पास से नहीं कह रही, ये तमाम आंकड़े आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप उनको चेक कर सकते हैं खुद जाकर, और इससे आप पूरे खेल को समझिए कि वोटिंग परसेंटेज में कितना कम फीसदी का फर्क है। इसमें एक और बात, जो जन स्वराज पार्टी है उसको वोटिंग परसेंटेज उसका रहा है 3.5%, उसको एक भी सीट नहीं मिली है। जो ये विश्लेषण किया जा रहा था कि जन स्वराज जो है वो लगातार ये कहा जा रहा था कि एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जन स्वराज ने, जिसके लिए उनको वहां पर रखा गया था, जिसके लिए वो पार्टी जन्मी थी, जिसके लिए 300 के करीब उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे, जिसके लिए गोदी मीडिया उनके लिए बिल्कुल एकदम से बिछा हुआ था और लग रहा था उनके अलावा कोई नेता ही नहीं, वही काम उन्होंने किया। 3.5% उनका वोटिंग परसेंटेज रहा है, और ज्यादा नुकसान, जो सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने पहुंचाया है वो पहुंचाया है उन्होंने महागठबंधन को, या सिर्फ महागठबंधन को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, खासतौर पर मुस्लिम और ओबीसी। क्योंकि क्या किया गया प्रशांत किशोर की तरफ से, प्रशांत किशोर ने जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट आरजेडी ने दिए तो वहां पर उन्होंने यादव कैंडिडेट को उतारा, जहां पर आरजेडी ने यादव कैंडिडेट दिए वहां पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा। मुसलमानों को ये कहा कि देखिए हम आपकी कयादत को, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों को उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट उन्होंने उतारे। मुसलमानों से ये कहा गया कि देखिए हम आपकी कयादत मजबूत करना चाहते हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन हम देना चाहते हैं, क्योंकि आप लगभग 18% हैं। यादवों से कहा कि वो उनको मजबूत करना चाहते हैं, और ये खेल किया गया। 3.5% जो उनको वोट मिला है वो दरअसल उन्होंने ओबीसी और मुस्लिम और जो लगभग कांग्रेस या फिर आरजेडी का वोट बैंक रहा है उसमें उन्होंने सेंधमारी की है। एआईएमएम को लगभग 1.85% उनको वोट मिला है और वोटिंग परसेंटेज उनकी रही है, और उन्होंने 5 सीटें हासिल की हैं, लेकिन लगभग 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। 25 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया वो 8 से 10 सीटें हैं। आप ये देखिए कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, लगभग धीरे धीरे करके तमाम जो डेटा है वो आपके सामने आएंगे। इनको भी सामने रखना जरूरी है कि कैसे एक जगह पर अगर 2 या 3 से भी ज्यादा अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतरे तो कैसे वो मुस्लिम वोटों का बिखराव भी हुआ है। और आपने देखा होगा कि जब मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री के चेहरा जो है वो अनाउंस किया गया था, तो आपको याद होगा कि एक नाराजगी मुसलमानों में देखने के लिए मिली थी, और उस वक्त में बीजेपी और राइट विंग और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसकी तरफ से एक एजेंडा चलाया गया कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गए हैं, यानी कि मुसलमानों के वोट को बांटने के लिए एक पूरी की पूरी हम कह सकते हैं कि चुनावी साजिश जो है रची गई, और काफी जगहों पर वो कामयाब भी इसको लेकर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंटैक्ट होकर कुछ जगहों के अलावा मुसलमानों का वोट भी बिखरा है, जो जेडीयू में भी गया है, कुछ जगहों पर कुछ परसेंटेज में जन स्वराज को भी गया है। एआईएमएम ने 25 कैंडिडेट उतारे सीमांचल की तमाम सीटों पर, तो वहां पर ऑब्वियसली बटा है, कांग्रेस थी, आरजेडी थी, तो आप सोचिए कि मुस्लिम वोट जो है वो कितनी सीटों पर बटा है। 12 सीटें ऐसी थी जहां पर फ्रेंडली फाइट थी, और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ 100 का फर्क रहा है, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ 1000 का फर्क रहा है। तो ये सब भी एक एनालिसिस है। उस सब के अलावा
जो चुनावी धांधली, जो विपक्ष इल्जाम लगा रहा है, जो बड़े पैमाने पर की गई है, जो जमीन पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है। लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं थी। और जब रिजल्ट सामने आए हैं वो आप देखिए, वो जाहिर सी बात है कि चौंकाने वाले ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे हैं जिन पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि इसमें आप ये भी देखिए कि खुद अमित शाह ने 160 सीटें कही थी। तो सोचिए, अगर अमित शाह बड़ा चढ़ाकर, क्योंकि तो 400 पार वाले हैं, अगर ये 160 सीटें बोल रहे हैं, तो आप समझिए कि कितनी सीटों का टारगेट खुद उनके पास होगा, या कितनी सीटें उनको लग रहा होगा कि आएंगी। और आई कितनी है? 202 सीटें। कितना बड़ा फर्क है। आप ये देखिए, कल नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है कि मुस्लिम लीग और वो माओवादियों की पार्टी बनकर रह गई है। वो तेजस्वी यादव की नकल भी करते हुए नजर आए, जिस तरह से उन्होंने गमछा घुमाया था। उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आपने देखा होगा, आपको पता ही है कि दिल्ली में किस तरह से आतंकी हमला हुआ, लेकिन मोदी जी को सिर्फ सेलिब्रेशन से मतलब है, और वो सेलिब्रेशन वो कल करते हुए नजर आए, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि ये दरअसल जनता की जीत है। ये जनता ने उनको झोलियां भर भर कर जो है 20 साल के बाद फिर से उनको वोट दिया है। लेकिन अब एक अंदरूनी लड़ाई जो है खुद बीजेपी और जेडीयू के बीच में शुरू होने जा रही है। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आज इसी को लेकर हम एनालिसिस करेंगे, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। और क्या बिहार चुनाव का कोई एनालिसिस किया भी जाना चाहिए उस तरह से जैसे हर चुनाव के बाद किया जाता है, या फिर हम उसी तरह से हरियाणा में जिस तरह से 25 लाख वोटर बढ़ाए गए, यहां पर 69 लाख जो है वोट काट दिए गए, 21 लाख बढ़ा दिए गए। और उसके अलावा भी आप ये देखिए कि कैसे जो पूरा का पूरा कल लगभग आपने पूरा दिन आपने डीबी लाइव पर देखा, हम आपको बताते रहे कि काउंटिंग किस तरह से स्लो की गई, और देर शाम तक कहीं जाकर ये पता चला हार और जीत, और देर रात तक बल्कि हम कह सकते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर उन मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। 3 खास मेहमानों को आप देख सकते हैं। मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार से ही वो आते हैं। ओंकारेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। चुनावी धांधली को लेकर लगातार आप उनको सुनते रहे हैं और वो लिखते भी रहे हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और अरुण जी भी बिहार से आते हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, लगातार बहुत तथ्यों पर आधारित अपनी बातों को रखते हैं, और सिद्धार्थ जी भी बिहार से आते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत अरुण जी मैं आपसे करूंगी कि ये सब कुछ जो एक तरह का मैंने एक डेटा यहाँ पर सामने रखा, वो तो एक तस्वीर है ही, वो शायद एनालिसिस हम तब कर सकते हैं जब हमें लगे ये एक फ्री एंड फेयर चुनाव था। यहाँ पर चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर एसआईआर के नाम पर वोटों की ठगी नहीं की गई थी। यहाँ पर जो महागठबंधन के सिर्फ वोटर्स जो हैं उनको नहीं काटा गया था, और ऐड कर बोगस वोटर्स को ऐड नहीं किया गया था। आप इस पूरे रिजल्ट को किस नजरिए से देखते हैं? नमस्कार बुशरा जी। देखिए, आपके भी प्रोग्राम में और अन्य जगह भी हमने ये बात कही कि पूरी एसआईआर इसलिए लाई गई कि इससे जो है वोटर डिलीशन हो। डिलीशन इसलिए कि बिहार में बाहर से लोग आते नहीं हैं, कोई भी वहां पर ना एजुकेशन के लिए आता है ना एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है। तो उनका ये था कि टारगेटेड वोटर डिलीशन करना है। वहां के भाजपा के जो पन्ना प्रमुख हैं उनके साथ बैठ के कंसल्ट करना। इसीलिए आपने देखा होगा कि शुरू से ही ज्ञानेश कुमार बीएलए कर रहे थे, और इसमें ये टारगेटेड था और इसमें ये सक्सेसफुल भी हुए। मजबूरी क्या है कि जो विपक्ष है उसमें चुनाव की जिम्मेवारी जो है पूरे कैंडिडेट को होती है। वहां पर वो आपस में लड़ते रहते हैं, किसी के पास समय नहीं रहता है कि हम दूसरे का काम करें। तो पहले तो लोगों को मालूम नहीं है कि किस पार्टी को वो कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलेगी। फिर मान ले कि अगर आपको मालूम भी है, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ जो आरजेडी की है, वो तो उनको मालूम है कौन सा कैंडिडेट चुना जाएगा।
तो वो जो है, जब वो चुनाव की जब लिस्ट बनती है तो उस समय वो ध्यान नहीं देते हैं। उस समय जो है, क्योंकि भाजपा वाले तो पैसा भी खर्च करते हैं और उनका आदमी भी वहां बैठा है और उनको मालूम भी है कि किस किस का वोट कटवाना है। उन लोगों का कटवाना है कि जो समर्थक हों और हल्ला नहीं करें। तो आपने उतने वोट काट लिए, और मैं शुरू से कह रहा हूं कि 5 से 10% आप जो है माइनस में चल रहे हैं ड्यू टू एसआईआर। एसआईआर का खाली कोई उसमें लॉजिक थी ही नहीं। एक ही लॉजिक थी कि सुप्रीम कोर्ट में हमको संरक्षण मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, ये उनको मालूम था। और यहां पर चुनाव आयोग जो है वो मेरा सबसे जो है विश्वसनीय आदमी है, जिसको मैं अपॉइंट कर रहा हूं, और उसके अपॉइंटमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। और उन्होंने यही काम किया, अच्छे से किया और हर जगह। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, जो भी गड़बड़ जी किया, हर एक चीज का पेपर ट्रेल है। अगर ये सतर्क हो जाए तो जो तीन चार चीज, क्योंकि देखिए हम तो फॉर्म 6, 7, 8 जब से बात कर रहे हैं, उसके 3 महीने के बाद लोगों को समझ में आया कि फॉर्म 6 क्या होता है, 7 क्या होता है, 8 क्या होता है। तो सबसे पहले तो इनको ये करना चाहिए कि जो मतदाता की सूची अभी इन्होंने दी, फाइनल सूची आफ्टर नॉमिनेशन, संशोधन जो आप कह रहे थे कि 3 लाख और वोट बढ़ा दिया चुनाव आयोग ने, 7 पॉइंट कितना था, 42 बोला और 7.45 हो गया। तो वो सूची जो है उसको ये लोग अभी प्रिजर्व करें, क्योंकि वो सूची इनको दोबारा मिलने वाली है। और हार गए और फाड़ के फेंक दिए तो गए। तो पहले तो मतलब कि जो भी इन्होंने गड़बड़ किया है, हर एक चीज का पेपर ट्रेल है, कंप्यूटर का जमाना है। आप पकड़ पकड़ के आप बता सकते हैं कि कहाँ कितनी और कैसे गड़बड़ी हुई। दूसरी बात कि केरला कांग्रेस, और भी देखिए सबसे सक्रिय जो है, जो सबसे ज्यादा शिक्षित स्टेट है, उसका जो कांग्रेस का विंग है वो रहता है। उसने जो है, क्या पता आपको दिखाई देगा कि नहीं, वो ट्वीट करके, नहीं जी दिखाई देगा, बहुत ज्यादा हाँ, लाइट है। एक लेकिन वो शायद ट्वीट ट्वीट है, अगर टीम के पास हो तो वो निकाल सकते हैं उस ट्वीट को। जी आप बताइए। हाँ, केरला का तो उसमें उन्होंने ये दिखाया कि कैसे 128 सीट में जो वोटर डिलीशन हुआ है, वो वोटर डिलीशन जो है, जितनी मार्जिन से हारा है उससे ज्यादा डिलीशन हुआ है। ये दूसरी तरह की रिगिंग हुई। तीसरी रिगिंग ये हुई कि आपने देखा, सबने देखा कि लोग गए वहां वोट डालने, वोट पड़ गया। उसके ऊपर उन्होंने सीसीटीवी या कुछ भी कोशिश तक भी नहीं करी कि किसने जो है गलत वोटिंग, बोकस वोटिंग की, बोकस वोटिंग हुई। चौथा था कि लोग गए वहां, नाम ही नहीं था, जबकि पहले उनका नाम था। और पांचवा की बहुत लोगों को जो उसने कहा था मुकामा में या कहां पे, भाजपा का वो जो भी नाम हो, वो कहा कि पैक कर देंगे। तो ये भी हुआ है कि लोगों को वोट नहीं करने दिया गया है, लल्लन सिंह ने कहा था। जिसका कि सीसीटीवी फुटेज है। तो पहला तो चुनाव आयोग का वो पूरा वो डेटा जो है इलेक्शन रोल का वो रखें। दूसरा है कि जो जो हारे हैं सब के सब इलेक्शन पिटीशन डालें और कहें कि हमको सीसीटीवी का फुटेज चाहिए। अगर आप नहीं डालेंगे 45 दिन के अंदर में, तो सीसी फुटेज ये गायब कर देंगे। और अगर डालने के बाद गायब करेंगे तो हो जाएगा कि इन्होंने चोरी की, कोर्ट में पूछा जाए। तीसरी जो इमरजेंसी वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए, हाई कोर्ट में जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में जो है काफी जज नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि 50-50 लोगों को, और खास करके पटना हाई कोर्ट में 50 जजों को लांग के एक जज को वहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है, जो फ्यूचर चीफ जस्टिस होता है। तो लोगों की काबिलियत, सीनियरिटी सबको ताक में रख के ये सरकार, और अफसोस से कहना पड़ता है कि जो कॉलेजियन, जो बगैर रेजोल्यूशन के, जिसमें कि
जस्टिस नागरत्ना ने ऑब्जेक्ट किया, वो भी जो है वो नहीं कहते हैं कि साइन भी नहीं करते हैं, इस तरह से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। तो हाई कोर्ट में जाके ये केस लगावे कि ये 10,000 रुपया जो दिया गया, जो कि एक तरह से निर्णायक था, क्योंकि देखिए घूस लो घूस दो, ये मोटो हो गया है, लोग समझते नहीं है कहां से घूस आए। ओवर द टेबल इन्होंने घूस दिया, वो आपके और हमारे पैसे से जो ये ट्रेजरी जो गवर्नमेंट की है, कोई सैंक्शन नहीं है उस पैसे का। टोटल 30,000 करोड़ का दिया, बहुत सारा रीइंबर्समेंट जो है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ मॉडल कोड जो है ये पैसा डिसबर्स किया गया। तो पहले तो ये दिखाएं कि बजट में ये कहां प्रावधान था कि जो दिया गया। लेट दी हाई कोर्ट, बिका हो या जो भी हो, आप जाइए तो कोर्ट डिसाइड तो करे इस मामले को, क्योंकि जब तमिलनाडु में और सब जगह जब लोगों ने आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ मॉडल कोड देना चाहा तो आपने रोक दिया। तो इस मामले को डिसाइड होने दीजिए कोर्ट से कि इट अमाउंट टू ब्राइबिंग और नॉट। आप ये ट्रेस करिए, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए, वोट का मिलान करिए और उसमें फॉर्म 6 फॉर्म 7 लीजिए और आप पकड़िए कि किस बीएलओ ने नाजायज वोट काटा, किस पन्ना प्रमुख ने नाजायज वोट कटवाया। अब ये जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन का जनता का और जो चुनाव लड़ा है उसको हक है ये, वहां आप जाके आप उसको जब एक एक वो करेंगे और जब तक आप और लोकल लेवल पर केस करिए। अगर मान ले, मैं आपको बताता हूं, बड़े हंसने की बात है, 2-3 बहुत जाने माने जो मीडिया के ऊपर आते हैं, एक हैं आशुतोष हैं, खड़े जी हैं, एक और मैं भूल रहा हूं, हाँ ये अजित, ये अंजुम जी, इन लोगों के घर में ही उन्हीं के वोट कटे। अजित अंजुम की मदर का वोट जो है फर्जी फॉर्म भर दिया गया। तो ये लोग एक्टिविस्ट है, लेकिन जाके इन्होंने ये नहीं ट्रेस किया, कट गया मेरा, जुड़ गया, बड़े खुश। लेकिन ये आप जाके नहीं ट्रेस किए कि किसने आपका वोट कटवाया। ये आम आदमी पार्टी भी इतना हल्ला करती है, इलेक्शन के बाद कोई पिटीशन नहीं डाला और ये नहीं देखा कि कहां कहां पर किसने डिलीट करा। किसी आदमी ने डिलीट करा, किसी बीएलओ और ईआरओ ने डिलीट करा। दोनों के दोनों जो हैं अंडर द लॉ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 सेक्शन 32 सेक्शन 33, दोनों के ऊपर जो है पनिशमेंट लगता है। तो जब तक आप, और देखिए ये चोरी जो है इसमें पेपर ट्रेल है, वीडियोग्राफी है, तो अब आपका जो है आपके पास इतने सपोर्टर नहीं है कि आप इलेक्शन को इसलिए कीजिए क्योंकि आपका जो कैंडिडेट है वो लास्ट मोमेंट पर डिटरमिन होता है और उस समय उसको चुनाव लड़ना पड़ता है, वो इलेक्टरल रोल को नहीं देख पाता है। यही हाल दिल्ली में, इनका पन्ना प्रमुख को वो जानता है कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, वो अपने में कंपीट कर रहा है कि हमको जो है पन्ना प्रमुख बना दीजिए। वो आरएसएस का आदमी इंडॉक्ट्रिनेटेड है फ्रॉम चाइल्डहुड। वो चाइल्डहुड से उसको ये सिखाया गया कि तुम किसी तरह से गड़बड़ करके जिंदगी में आगे बढ़ो। और 70-80% हैं ये ट्रेडिंग क्लास वाले, जो कि गल्ले पर उधर गड़बड़ करते हैं और शाम में ये काम करते हैं और अपने को बड़ा वो फुलफिलमेंट उनको लगता है, जैसे कि उन्होंने जो है एक देशभक्त हो गए। ये नहीं जानते हैं कि वो कितने बड़े देश। तो ये सारी चीज, जी जी अरुण जी, लौट रही हूं मैं आपके पास में बातों से ये बिल्कुल साफ है कि तमाम चीजों को छोड़कर आपके पास सब चीज का ट्रेल है, चाहे वीडियोग्राफी के और चाहे आप कागजी तौर पर आप कह रहे हैं, वो सब कुछ है आपके पास। आपको सब कुछ छोड़कर आपको इसी चीज में लगना है। अगर आप हर चुनाव के बाद ये कहते हुए नजर आएंगे कि देखिए चुनावी बेईमानी हुई है, देखिए चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत है, आपको तो पता ही है, आपने लोकसभा में भी देखा, हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, आप ही की जबानी, और अब आपने बिहार में भी देख लिया, और बिहार में तो ऑफिशियली कर दिया गया, यानी कि आपको बताकर किया गया हम ये कर रहे हैं। ये किया गया एसआईआर को जब सामने रखा गया एसआईआर के बहाने।
लेकिन आपने क्या देखिए किया, आपने कहा कि 10% एक वोट जो है वो नहीं नहीं, काटेंगे। जी एक अंतर है बाकी और इसमें, वहां पे आप जी प्रिपेयर्ड नहीं थे, घपले हाँ होने के बाद आप जगे, अब उजागर जी हुआ। आज आप बिहार हम्म में प्रिपेयर्ड हैं, आपको मालूम है कि कितने जगह गड़बड़ हो रहे हैं। ईवीएम की जो है वहां की आप वीडियोग्राफी मांगिए, कहां कहां इन्होंने बंद की जब बिजली थी, और वो रिकॉर्डिंग आप रखिए। अगर वो नहीं देते हैं या कहते हैं कि नहीं है, तो इस बार तो एक्सपोज होंगे ना, क्योंकि आपने जो जी है केस किया हुआ है कोर्ट में, तो आपका हक बनता है हम्म मानना। तो ये बातें हैं, इस बार यू आर प्रिपेयर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके अलावा इंडिविजुअल अपने अपने, यानी कि मेरी पार्टी, मेरा क्षेत्र, मेरा स्टेट, इससे भी तो ऊपर उठना होगा कि अगर आप एकजुट होकर एक साथ आप इस तरह से अगर नहीं नजर आएंगे, आपको लग रहा है मेरे स्टेट में इलेक्शन है, चलिए मैं अपना देख लेता हूं, अब किसी और के स्टेट में इलेक्शन है, वो अपना देख ले। लेकिन हो क्या रहा है, आप जिस मकसद के लिए आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, वो मकसद तो आपका हल हो नहीं रहा है, ये आप ही कह रहे हैं ना। तो ओंकारेश्वर जी, फिर इस मसले का हल क्या है? देखिए, डेटा मैंने सामने रखा, हमने लगातार, आप अलग अलग प्रोग्राम में मेरे साथ और तमाम जगह आप रहे होंगे, आपने देखा कि हमने तमाम मुद्दों पर हर तरीके से बात की। ये तो वो चीजें हैं जो हमें सामने हमारी आंखों से हमें नजर आ रही हैं, जो कुछ हुआ है। लेकिन जो किया गया है और जिसके बाद ये सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस को मुस्लिम लीग और माओवादी पार्टी जो है वो कहा जा रहा है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी कितने निठल्ले और निकम्मे हैं, कि उनके रहते क्या क्या हो रहा है, यही तो असली मकसद है कि सबसे पहले कांग्रेस को एकदम खत्म किया जाए। कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो कह ही चुके हैं। हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि कांग्रेस के साथ क्या होगा, आरजेडी के साथ होगा या इसके साथ क्या होगा। इंटरेस्ट हमारा हमारे देश और हमारे जो अधिकार हैं, जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, और जो हमारा और आपका हक है वोट देने का, उसमें है। क्या उसमें सेंधमारी की गई है, उसमें बेईमानी की गई है? क्या ये जो हम मैंडेट देख रहे हैं, क्या वाकई में ये जनता का मैंडेट है? और अगर नहीं, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, इससे पहले राहुल गांधी खुद बता चुके थे कि बिहार में भी वोट चोरी हो सकती है। एटम बम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हाइड्रोजन बम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़े सारे सबूत रखे। उससे पहले भी महाराष्ट्र में किस तरह से 5 साल में कितने वोट बढ़े, 5-6 महीने में कितने वोट बढ़े, ये देख लिया गया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव हो, एडीआर हो, या जैसे वकील साहब बता रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों ने चीजें रखी हैं। देखिए, उसको जड़ों पर देखना होगा, उसके रूट कॉज को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप किसी मुद्दे को पिक कर लें और फुट डाउन करें कि पहले जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे अगर महाराष्ट्र का था, या मान लीजिए अभी बिहार की बात करते हैं, कि हमने देखा है कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे और 7 करोड़ 45 लाख 26 हजार, टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली, इतने वोट पड़े हैं। ये 3,26,000 वोट ही सही, छोड़ दो बाकी सारे मसले, छोड़ दीजिए, एसआईआर छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, डाटा ट्रेल, बीएलए, ये वो, जितना ज्यादा लंबा जाएंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और वो इसमें माहिर हैं, क्योंकि उनके पास हर प्रकार की बैटरीज हैं। उनके पास लीगल बैटरी भी है, उनके पास इकोनॉमिकल बैटरी भी है, रिश्वत भी है, एक दिन पहले भी अनाउंस कर देना है, पूरा का पूरा चुनाव आयोग है। तो मान लीजिए एक पॉइंट को आप करें कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो सिर्फ एक वोट से गिरी थी, सारे देश को याद है ना। तो 3,26,000 कैसे हुए, पहले इसको क्लैरिफाई करो। कुछ डिस्कशन ना करें, सिर्फ इसी पे एक मुद्दे पे लड़ाई लड़े कि हमको ये बताओ 3,26,000 कैसे पड़े। उसके बाद चुनाव आयोग ने एसआईआर करने के बाद जो जितनी गड़बड़ियां उसमें मतदाता सूची में आई हैं, सिर्फ उस पे लेके बैठे कि कौन से कानून के तहत एसआईआर और के बाद अंकरेश्वर कौन जी, सी आपकी मशीनें बात में यूज मैं की, ऐड कर रही कौन। हूँ जी, अंकरेश्वर जी माफी के साथ आपकी बात में मैं ऐड कर रही हूँ कि 100% तो वोटिंग नहीं हुई है ना, वोटिंग तो लगभग 69% हुई है ना। तो अगर मैं सौ वही कह रहा फीसदी हूं कि होती उसके तभी तो सात उसके करोड़ उसके बयालीस बाकी लाख लॉजिक होते। में, नहीं नहीं, हम तो जी कह रहे हैं ना, जब तक उसके बाकी लॉजिक में हम लोग, क्या होता है ना, एक चीज उठा के उसको छोड़ के बाकी चीज, यही देश कर रहा है, यही पार्टीज कर रही हम्म हैं।
एसआईआर से सबसे पहले क्लैरिफिकेशन पूछना चाहिए था कि तुमने एसआईआर किया, ये कह के किया कि सारे विदेशी घुस गए हैं, तुमने कितने लाख बांग्लादेशी निकाले? आपकी प्रेस रिलीज में कितने लाख बांग्लादेशीज हैं और उनकी लिस्ट कितनी पुलिस को और होम डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी गई कि इनको किक आउट करें? सिर्फ एक लाइन का जवाब दे दें पहले। अब आप जनरल जितनी भी बातें आयोग या यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज उसको घुमाने लगते हैं, घुसपैठिया होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए क्या, निकालना चाहिए क्या, नहीं निकालना चाहिए क्या, तो कोई पार्टी कोई भी वो पिन पॉइंटेड सवाल नहीं कर रहा। एक बात पे मैं पीछे जाना चाहता हूं, ये चुनाव आयोग की नियुक्ति का निर्णय प्रधानमंत्री ने जिस समय लिया था वो मनी बिल के रूप में पास हुआ वो, और उसी में स्पेशल इम्यूनिटी दे दी गई सभी मौजूदा चुनाव आयुक्तों को और प्रीवियस चुनाव आयुक्तों को, और जो रिटायर होने वाले हैं उनको भी। ये उस क्लॉज में था, उस सारे आंदोलन, सारे चुनाव छोड़ के, और सिर्फ फुट डाउन करो दिल्ली में कि ये कैसे हो गया, इसको क्यों होने दिया गया। और पार्लियामेंट में बैठे हुए इतने सांसद विपक्ष के, इतने जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे, कैसे पास हो गया? और उसी मुद्दे पे पहले एक देश निर्णय कर ले कि क्या ये स्पेशल इम्यूनिटी दी जानी चाहिए, और इस पे पूरा देश तैयार है, या अभी 3,26,000 पकड़े गए। जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर सकती है, आरा के पास में संदेश में एक वोट उसमें वहां पे डिक्लेयर हो गया था कि नहीं ये हार रहे हैं, वो राधाचरण सेठ, मैं नाम बता रहा हूं। उसके हारने के बाद वो झगड़ा सब समाप्त हो गया, चले गए। उसके बाद उनको फोन आया कि अब आप जीत गए हैं। कितने वोट से? 27 वोट से। ये क्या आपकी जेब में पड़े हुए थे वोट? किस इलेक्ट्रल मशीन में पड़े हुए थे? वो काउंट नहीं हुए। और उसमें क्या इतने ही वोट पड़े हुए थे? कैसे अलग से डिस्ट्रिक्ट अधिकारी ने उसको वो कर दिया? इस पे क्या ऑब्जेक्शन रेज किया गया है? जैसा वकील साहब कह रहे हैं, हर मुद्दे पे आपकी लीगल बैटरी तो जिले से नीचे तक होनी पड़ेगी, आज जो लड़ाई है उस तक, और हर चीज को आपको लीगल तरीके से लड़ना पड़ेगा। लेकिन उस लीगल का क्या करेंगे जिसको इम्यूनिटी प्रदान की गई है कि भाई चुनाव आयुक्तों के खिलाफ किसी कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते, तो फिर बात क्या होगी? फिर उसका कौन सा सबूत रखेंगे? उसके बाद लेटेस्ट सुन लीजिए, हाई कोर्ट में सरकार ने कहा है, चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने पहले का सारा डाटा डिलीट कर दिया है। किसके अधिकार से डिलीट कर दिया? किससे पूछ के डिलीट कर दिया? इस देश में 50, 60, 70 साल के लैंड डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, सरकार के सारे जो है ऑफिसेस भरे रहते हैं पुराने डॉक्यूमेंट से। आपने क्यों डिलीट किया डाटा? चाहे वो 2019 का हो या 2024 का हो, जब का भी आपने डिलीट किया है। और वीडियो फुटेज आजकल पेटाबाइट में आते हैं, इस छोटे से इतने साइज के उसमें आ जाते हैं। ये होता है सॉफ्टवेयर, इसमें पेटाबाइट, जितने जो 10 लाख मतदान केंद्र है ना, उसका सबका वीडियो फुटेज इतने में आ जाएगा। तो आपको रखने की जगह चाहिए थी तो आप बताते देश को, सरकार को, कि हमको 3,000 बीघा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना पड़ेगा इसके वोटर लिस्ट को रखने के लिए, वो भी मिल जाता आपको। ये देश इतना कमजोर नहीं है रिसोर्सेज में। लेकिन डाटा डिलीट कर देना और ये कह देना कि नहीं पुराना नहीं है, वो वकील साहब अभी चेता रहे हैं, फिर डिलीट कर दिया जाएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज में जो खामियां हैं वो तो अलग है कि आप जब लड़ाई देख रहे हैं कि हर लेवल से है, ऊपर से लेके नीचे पन्ना प्रमुख तक लड़ाई है, लीगल से लेके और इकोनॉमिकल से लेके और हर जगह लड़ाई है, तो आप तो सिर्फ इसी में सिमटे रहते हैं कि मैंने रैली कर ली, मैंने सभा कर ली, मेरे स्ट्रक्चर में, मेरे उसमें संगठन में कोई है कि नहीं है, नीचे वाले काम कर रहे हैं कि नहीं है। तो वो स्ट्रक्चर्ड आर्मी की तरह आप काम ही नहीं कर पा रहे हैं। आपका मुकाबला भाजपा से है। हमारे एक साथी ने एक फेसबुक पे पोस्ट लिखा कि भाई देखिए भाजपा का स्टाइल होता है कि गुजरात से आ रहे हैं, फला स्वतंत्र देव सिंह है, गली गली बांटते हुए नजर आते हैं। ये सब दिखावा है। ये भी होना चाहिए। हरियाणा से स्पेशल ट्रेन कैसे चलनी चाहिए भाई? कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको कैसे फंड कर सकती है? कौन सी मोरालिटी है उसको? बीच चुनाव में आपने जो है उनको फ्रीबीज दिए, किस आधार पे दिए? और चुनाव आयोग चुप है क्योंकि चुनाव आयोग को इम्यूनिटी मिली हुई है कि आपको कोई केस मुकदमा कर ही नहीं सकते। मोरालिटी नाम की चीज पार्टी में खत्म हो चुकी है। पार्टी विद द डिफरेंस कैन नॉट टॉक अबाउट द मोरालिटी नाउ। आप 125 यूनिट बिजली फ्री करते हैं, उससे पहले आपने क्या कहा था कि हम तो ये सब फ्रीबीज के चक्कर में नहीं पड़ते। 30,000 करोड़ का आपने वहां पे ये डाला।
ये कौन से नियम के तहत ये बराबर का खेल है? तो आपने सब कुछ वो किया है कि येन केन प्रकारेण साम दाम दंड से, दंड भेद से हमें चुनाव जीतना है, तो आप जीत गए हुजूर। लेकिन ये चुनाव जीतना, चुनाव हारना नहीं है। हार वो लोग रहे हैं, इसलिए रहे हैं कि वो आपके लेवल पे अभी भी नहीं उतरना चाहते हैं, आपकी तरह से वो इस तरह मैनेज नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो है ना लड़ाई, अनइवन लड़ाई है और फैक्ट बेस्ड लड़ाई नहीं है। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि 3,26,000 नहीं, मात्र 26,000 वोटों का भी फर्क था तो ये गलत चुनाव है, पूरा चुनाव खारिज होना चाहिए। 3,26,000 कैसे हो जाएगा भाई? एक वोट पे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, क्या ये कहा गया था कि नहीं नहीं एक वोट से नहीं हार गिरती है फिर दोबारा करा लो? क्या पार्लियामेंट में हुआ था ऐसा? और ऐसे एक नहीं अनेक दुनिया भर में एग्जाम्पल है जो एक वोटों से कोई सांसद कनाडा में हार जाता है, जीत जाता है। यहां 27 वोट से लोग जीत रहे हैं, दोबारा वो कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ये लड़ाई बिल्कुल इस तरह नहीं है, ये फेयर गेम नहीं है, लेकिन ये लड़ने का जो हमारा तरीका है उसमें भी हमें बहुत बदलाव लाना पड़ेगा और फोकस तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि असली लड़ाई क्या है। असली लड़ाई चुनाव आयुक्तों को आपने तोता बना के रखा है, वो लड़ाई है। उनको फुल इम्यूनिटी दे रखी है, वो लड़ाई है। वोटर लिस्ट में जो एसआईआर के नाम पे आप कुछ भी कह रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, वो लड़ाई है। डिलीटेड वोट कितने हैं वो बीएलए उस लेवल पे, बूथ लेवल पे आप उसको डिस्क्लोज करिए कि इस लेवल पे हमने इसको काटा और इसको जोड़ा। आपने आधार को निराधार कर दिया और उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आधार के आधार पे आपने कितने लोगों के वोट जोड़े हैं। तो ये तो फेयर नहीं है ना। और फिर आप देश भर में कह रहे हैं हम ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे ही काटेंगे वोट, ऐसे ही जोड़ेंगे। आप बताएं, वो चाहे अजीत जी हो या कोई और हो, मेरा वोट, मैं अभी कल परसों में आया दरवाजे पर तो देखा एक स्लिप लगा हुआ है, तो वो पर्ची थी उसकी, जो वोटर लिस्ट होता है उसका, आपका वो था पर्चा, मेरी वाइफ का नाम से है, मेरे नाम से नहीं है ही नहीं। अब आप ये कह रहे हैं कि हर आदमी, हर व्यक्ति जाके लड़े आज के डिजिटल एज में, तो सरकार की तो कोई वो रह नहीं गई जिम्मेवारी, फिर तो चुनाव आयोग की कोई जिम्मेवारी रह नहीं गई कि हर इंडिविजुअल व्यक्ति वो जाके चुनाव आयोग के कार्यालय में लड़े, वहां लोकल लड़े। ये संभव नहीं है, ये फेयर स्टेट में नहीं होता है। फेयर स्टेट में होता है कि आप उनको स्वयं, इसीलिए तो घर घर से आप, यहां तक कि टीचर्स को उठा के इस काम में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि घर घर जाओ, करेक्ट करो और वो करो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी चुनाव आयोग की। अब आपको लगता है कि नहीं, अब वो जिसको मरना है वो मरे, दौड़े आए हमारे पास आए, वो भी 11 सर्टिफिकेट लेके आए, 12वां हम कहेंगे कि इसको स्वीकार करें या ना करें। ये सब जो है ये फेयर गेम नहीं है, अनइवन लड़ाई है। इसलिए इसको जो भी लोग, पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा आज बीजेपी पावर में है, कल बीजेपी नहीं रहेगी, यही बर्ताव उसके साथ किया जाएगा तो उसको ठीक लगेगा क्या? उसके रहते हुए 40 लाख वोट काट दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे 65 लाख, उसको ठीक लगेगा क्या? क्या राहुल गांधी के अंडर में चुनाव आयुक्तों का निर्णय हो जाएगा तो ये देश को ठीक लगेगा क्या? ये नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी में नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनको तो लग रहा है ना, क्योंकि वो 2047 तक बता रहे हैं, तो उनको तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो सिर्फ एक्सपेंड ही करने जा रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल अगला स्टेशन है, फिर उसके बाद तमिलनाडु होगा, केरला होगा, आसाम होगा, यूपी होगा, तमाम जगहों पर तो होना ही है एसआईआर, ये तो कह ही दिया गया है। तो उनके तो स्टेशंस बदलते जाएंगे, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया है वो सब जो है वो एक तरह से खाना पूर्ति की तरह किया जाएगा, होगा वही जो बीजेपी चाहेगी। बीच बीच में छोटे छोटे स्टेट जो हैं वो दे देंगे, ताकि आपको ये लगे कि चलिए ठीक है, कुछ तो दे ही रहे हैं, या फिर ये तो फेयर है। जिस तरह का एनालिसिस लोग कर रहे हैं अक्रॉस द सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से लेकर, और मेन स्ट्रीम मीडिया की तो बात नहीं करती, वो भी मुझे लगता है कि बहुत शैलो है। शैलो इन द सेंस कि अगर फ्री एंड फेयर गेम है, आपको लग रहा है वाकई में पॉलिटिकल पार्टीज, एक गठबंधन लड़ा, दूसरा गठबंधन इधर लड़ा, दोनों में फाइट हुई, दोनों ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, इलेक्शन कमीशन फेयर था, ये चुनाव हुआ, जिसकी हार हुई उसकी जीत हुई, आप एनालिसिस कर लीजिए। लेकिन यहाँ तो तमाम चीजें ही अलग हैं सिद्धार्थ जी, तो फिर एनालिसिस किस बेस पर किया जाए? मैं अरुण जी आपके पास आ रही हूँ जल्दी। जी जी अगर अरुण जी को जाना हो तो पहले अरुण जी बात कर लें, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ। नहीं, मैं आप अपना ऐड करिए, मैं अरुण जी के पास जा रही हूँ। जी
ठीक है। तो देखिए, अरुण जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसके कानूनी पहलू समझा दिए हैं कि कहाँ कहाँ पर कानूनी लूप होल्स हैं, या कानूनी रूप से कहाँ कहाँ इसका जो भी बिहार में हुआ है उसकी आपत्ति वगैरह कहाँ दर्ज की जा सकती है, उसके पेपर ट्रेल कहाँ होते हैं, जिनको जो कि बिल्कुल सही है। और ओंकारेश्वर जी, हमें पता है बहुत ठोस सिद्धांत है उनका, तो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसमें कहाँ कहाँ क्या गलतियां हुई हैं ये बता दिया है। हम ठहरे थोड़ा सा ग्रामीण आइटम, हमको थोड़ा चीज समझ में सीधी सीधी आती है। हमको ये कोई समझा दे कि अगर इस देश में हर राज्य में एसआईआर ये चुनाव आयोग कर रहा है, तो फिर सेंसस 1 साल के बाद इस देश में सेंसस काहे के लिए होगा भाई? और अगर इस देश में सेंसस होगा तो फिर एसआईआर क्यों होगा? एक ही गिनती 2 बार काहे के लिए कर रहे हैं? हम आपको, आप 10 बार भी मुझे पूछिएगा तो मेरा नाम सिद्धार्थ ही निकलेगा ना। आप पूछिए, ओंकारेश्वर जी पूछे, तो अरुण जी पूछे, एक चीज का जवाब जब एक है, जब आप एसआईआर में लोगों के घर घर जाके उनको गिनती कर रहे हैं, तो सेंसस करने की क्या जरूरत है? और अगर आप सेंसस करने वाले हैं तो एसआईआर की क्या जरूरत है? तो मेरे ख्याल से कोई कानूनविद है, अरुण अग्रवाल जी, या इस देश में जो बहुत सारे लोग केस वगैरह लड़ते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में सवाल करते समय पूछिए कि एक ही गिनती 2 बार काहे के लिए कर रहे हो भाई? 2 अलग अलग संस्थाएं क्यों कर रहे हैं? तो उसमें काफी कुछ मामला खुल जाएगा। और दूसरा, ओंकारेश्वर जी जब सिद्धार्थ जी, एक चीज यहाँ आपके उसमें जोड़ रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि एसआईआर तो फिर सेंसस क्यों, सेंसस तो फिर एसआईआर क्यों। असम में तो आप एनआरसी 5 साल पहले कर चुके ना। उसमें 19 लाख लोगों के नाम डिटेक्ट हुए सर, थे कि इनके पास तो वही तो मेरा आधार कहना वो है नहीं है, ये सही का नहीं। वो 19 लाख जी लोगों को, उनमें से 19 लोगों को निकाल दिया क्या आपने? तो क्या वही कर तो रहे कह हैं, रहा हूँ क्या सर करना कि एक चाहते ही, हैं, क्या वही कहना तो चाहते कह हैं? रहा हूँ सर, डुप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं? अगर एक कोई गिनती कर रहा है, अगर चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर नहीं, पूरे देश में मेरा घूम मेरा घूम मैं उसमें सिद्धार्थ जी, मैं उसमें बहुत पर्टिकुलर हूं। जब आप किसी को विदेशिया कहें, जब आप कहें कि ये दुश्मन है, तो उसको देश में कैसे रख सकते हैं? जब आप उसको नहीं, वो मताधिकार से वंचित करते हैं, तो किस कानून से कहेंगे कि जी उसको देश में रहना तो चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? हाँ, आप ये पूरा करिए। नहीं, बिल्कुल वो प्लीज जी सैद्धांतिक रूप से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं तो कह रहा हूँ, गिनती अगर करने वाला एक आदमी आके मेरे घर में गिनती कर लिया सरकारी, तो फिर दूसरा आदमी आके गिनती करेगा तो ज्यादा थोड़े निकलेगा, उतना ही निकलेगा। 2 और 2 4 ही निकलेगा। 10 बार भी पूछेगा तो 2 और 2 4 ही निकलेगा। चांद पर भी जाएंगे तो 3.25 भी नहीं होने वाला, 4.25 भी नहीं होने वाला। तो एक चीज एक बार कर रहे हैं तो 2 बार क्यों करना है? ये तो किसी कानूनविद को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि भारत के अच्छे अच्छे जज भी इस चीज का जवाब ढंग से दे पाएंगे। दूसरा, जब इन्होंने, ओंकारेश्वर जी ने सिद्धांत कहा, तो सिद्धांत इन्होंने जो कहा मैं पूरी तरह से उस पर एग्री करता हूं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या यह है कि दुर्योधन और शकुनी को आप जुए में नहीं हरा सकते। आपको शकुनी और दुर्योधन को हराना है तो युद्ध करना पड़ेगा। और जब युद्ध होगा तो उस युद्ध में वो आपके चाचे मामे को भी अपने तरफ कर लेंगे, उनकी सेना भी आपसे बड़ी होगी, वो हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे। आपको उन सभी हथकंडों का जवाब देने के लिए अपने हौसले भी रखने पड़ेंगे, अपने अस्त्र शस्त्र भी रखने पड़ेंगे, और हो सकता है अपने अभिमन्यु को शहीद होते हुए भी देखने की तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि ये जो अब चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव कहाँ हो रहे हैं? तो एक तरह से जुआ हो रहा है। तो जुए में आप शकुनी और दुर्योधन को हराने की आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि बुशरा जी, आपने शुरुआत में एक सवाल पूछा कि बिहार का चुनाव फ्री एंड फेयर था कि नहीं। तो मेरा ये मानना है, हमारा काम एक समीक्षक है, समीक्षक थर्मामीटर की तरह होता है। अगर बुखार है तो बताएगा कि बुखार है, बुखार नहीं है तो बताएगा बुखार नहीं है। वो अपना टेम्परेचर बताता है, उसके बाद उसका काम नहीं होता है। उसमें कोई हमें सुख या दुख नहीं होना चाहिए। कोई मशीन है, वो एक रीड करती है। तो समीक्षक का काम है किसी चीज की समीक्षा करना। तो बिहार का चुनाव फ्री तो था मेरे ख्याल से, लेकिन फेयर बिल्कुल नहीं था। एक टीम में 11 खिलाड़ी खेल रहे थे, दूसरी टीम में 11 खिलाड़ी और 2 अंपायर मिलकर खेल रहे थे। ये बड़ा आश्चर्यजीत है। मतलब एक तरफ तो 11 लोग खेल रहे थे, दूसरी तरफ 11 और 2 अंपायर भी खेल रहा था। तो एक तरफ 13 लोग खेलेंगे, दूसरी तरफ 11 लोग खेलेंगे, तो वहीं पर मामला बिगड़ जाता है। चाहे एसआईआर में गरीब ग्रामीण श्रमजीवियों का 45 लाख वोट काटना हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं फेयरनेस नहीं है। चाहे चुनाव के बीच में 1 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपए का घूस देना हो, ये भी फेयर नहीं रहा। चाहे सांसद से लेकर ट्रेनों में हजारों लाखों लोग दूसरे राज्य से 12-12 हजार ट्रेन चला के आप वोटरों को ला रहे हैं कि यहाँ पर वोट करो, ये भी फेयरनेस नहीं है। इसके बाद, इतने के बाद होता क्या है? नतीजा क्या हुआ? नतीजा यही ना हुआ कल जो हम बिहार में देखे कि लोक ने तो ज्यादा वोट किया राजद को, लेकिन तंत्र ने जिता दिया बीजेपी को। ये तो ऐसा ही हो गया कि कोई टीम का बैट्समैन सेंचुरी बनाया है, लेकिन टीम पूरी 30 रन पर ऑल आउट हो गई है। टीम का बैट्समैन का सेंचुरी हो गया है, लेकिन टीम कह रहे हैं कि 30 रन पर ऑल आउट हो गई। तो ये बड़ा अजीब है। आप इसमें कोई धांधली है या नहीं? अटपटा जरूर है। कोई कहेगा कि नहीं, इसमें
क्या कहते हैं, एक क्यूब लॉ लगता है, क्यूब रूल लगता है, अंग्रेजी में ये सब होता है, मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं है, क्यूब रूल की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें धांधली है, लेकिन अटपटा जरूर है कि ये कैसे हो सकता है भाई कि जिस टीम में एक बैट्समैन सेंचुरी बनाया है वो पूरी टीम 30 रन पर आउट हो गई है। ये सब होने के बावजूद एक चीज जो कंसिस्टेंट रही वो बिहार की जनता रही। मूल बिहार का ट्रेंड ये लोग नहीं बदल सके। 7 में से 10 बिहारी पहले भी क्षेत्रीय दलों को वोट करते थे, कल भी यही ट्रेंड निकला कि 7 में से 10 बिहारियों ने क्षेत्रीय दलों को ही वोट किया। मतलब चुनाव फेयर तो था, फ्री तो था, पर फेयर नहीं था। फिर भी जनता ने बीजेपी का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ाया, बीजेपी का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ सका, क्योंकि भाजपा का अच्छा सवाल उठता है कि बीजेपी को ठीक है सीट वीट तो आ गई, लेकिन उसका वोट प्रतिशत तो नहीं बढ़ते हुए दिखा। पिछले 2020 में भी हमने देखा कि बिहार में 70% जनता क्षेत्रीय दलों को वोट डालती है, इस बार भी वही हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि उनका कॉम्बिनेशन बदल गया, उसके कारण सीट ज्यादा आ गई, फिर से वही है, वो क्यूब लॉ लग जाता है, क्यूब रूल लग जाता है, तो क्यूब रूल लग गया ठीक है, लेकिन जनता ने तो वोट नहीं किया ना। ये तो डाटा बता रहा है, इसमें इस डाटा में तो कोई संशय नहीं है, ये चुनाव आयोग का डाटा है कि 10 में से 7 बिहारियों ने क्षेत्रीय दलों को वोट किया, बीजेपी को नहीं वोट किया। अब ऐसा क्यों? बीजेपी का इतना सब बीजेपी ने किया, इतना सब होला हल्ला हंगामा, अपने अंपायर लगाए, सब कुछ करने के बावजूद बीजेपी का वोट प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि भाजपा का चरित्र जो है ना बुशरा जी, वो सत्ता केंद्रीकरण का है, और केवल खाए अगाहे लोग जो हैं, जिनका सत्ता पर निर्भरता कम है, जिनकी सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भरता नहीं है, उन्हीं लोगों को केंद्रीकरण पसंद है। उनको लगता है कोई एक बड़ा आदमी आएगा सबको कंट्रोल करेगा, लेकिन अधिकतर जनता जो है इस देश की, वो तो सरकार पर निर्भर है। जो गरीब लोग हैं वो स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए सरकार पर निर्भर हैं, जो गरीब हैं वो सरकार पर स्वास्थ्य के लिए निर्भर हैं, हर चीज के लिए स्वास्थ्य। आप अगर इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, इसका मतलब इस देश की एक बहुत बड़ी जनता सरकार पर निर्भर है। तो मुझे बताइए, जो सरकार पर निर्भर है वो अपना वोट दिल्ली में किसी अनजान आदमी को देगा, या किसी ऐसे एमएलए को चुनेगा जो कम से कम कभी भी जरूरत पड़े तो उसके पास आ सके और उसकी मदद कर सके? बिहार ने यही ट्रेंड तो बताया। इसीलिए मेरा मानना है, फिर से मैं कह रहा हूं, ये डेटा बता रहा है, भारत में 542 अगर लोकसभा सीटें हैं, उसमें 400 सीटें ऐसी हैं, मतलब 3/4 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि क्षेत्रीय दल सबसे पावरफुल है। मैं राज्यों का नाम गिना रहा हूं: पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब राज्य मिला के 400 सीटें हैं। इन 400 सीटों पर क्षेत्रीय दल ही सबसे प्रमुख है। नंबर 1 पर जो है, कभी भी नंबर 1 पर क्षेत्रीय 1 या 2 पर क्षेत्रीय दल होते हैं। तो क्षेत्रीय दल अब क्या करेंगे? क्षेत्रीय दलों के लिए ये जो बिहार का नतीजा है, अब क्षेत्रीय दलों को पता है कि ये पूरा का पूरा खेल शुरू होता है एसआईआर के नाम से। अब क्षेत्रीय दल एसआईआर को येन केन प्रकारेण हर तरीके से, संवैधानिक तरीके से इसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। वो क्या कहते हैं, न्यायपालिका के सामने भी गुहार लगा के रोक सकते हैं, उनकी कार्यपालिका में भी उनके लोग हैं, उससे भी वो रुकवाने का प्रयास कर सकते हैं। ये चीज विषयों को अपने जनता के बीच में, जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनका एक वोट बेस होता है, क्षेत्रीय दलों का अपना बहुत वोट बेस है। कल जैसे राजद को 1.25 करोड़ लोगों ने बिहार में वोट किया, इसका मतलब वोट बेस है। सीट नहीं जीती होगी अलग बात है, लेकिन राजद इसका मतलब लोकप्रिय है, लोकप्रिय लोग पार्टी है। 1.25 करोड़ लोग अगर राजद को वोट कर रहे हैं, तो राजद के, अगर इस तरह के विषय को राजद उठाता है, अगर इस तरह का विषय डीएमके उठाना शुरू करता है, अगर इस तरह का विषय पंजाब में आम आदमी पार्टी उठाना शुरू करती है, अगर इस तरह का विषय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उठाना शुरू करती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी व्यवस्था को, उस चीज को, उस तंत्र को लोक के सामने, तंत्र प्रेशर में आता है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि क्षेत्रीय दल, क्योंकि इस देश में 400 सीटों पर क्षेत्रीय दल प्रमुख हैं, वो ताकतवर हैं, वो इनका, और उनको समझ में आ गया कि पूरा खेल बदलता है एसआईआर से। एसआईआर शुरू होते ही खेल बदल जाता है। एसआईआर हुआ नहीं कि रिजल्ट आपका पहले से तय हो जाता है। इस चीज को 2 महीना पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बोल दिया था, वो कल बहुत ज्यादा ट्विटर पे ट्वीट कर रहा था, उन्होंने उसी समय बोल दिया था कि ये चुनाव पहले से रिग्ड हो गया, हम लोगों ने दिल्ली में देख लिया। उन्होंने का कहना था कि दिल्ली में हम लोगों ने देख लिया है। अब आप कंप्लेंट कहीं भी करते रहिए, मत कीजिए। दिल्ली में जिस समय एफआईआर तो नहीं हुआ था, लेकिन हम सबको पता है दिल्ली में, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 40,000 वोट कट गए थे। महाराज, भारत का पॉपुलेशन, अगर भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो दिल्ली में वोटर घट कैसे रहे हैं? दिल्ली में
एमपी सांसद और मंत्री जब केंद्रीय मंत्री हैं उनके सरकारी आवास में, सरकारी बंगले में 80 वोट 100 वोट मिलते हुए दिख रहे थे। दो राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव आयोग के पास जाके पूरा डाटा के साथ उनके सामने जाके कंप्लेंट किए, उन्होंने क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं लिया। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा भारत में जो अब जो क्षेत्रीय दल इस विषय को उठाएंगे वो सत्ता का केंद्रीकरण बनाम सत्ता का विकेंद्रीकरण, इस दिशा में इस चीज को ले जाते हुए, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं वो हमेशा सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर होते हैं, क्योंकि उनका मानना है सत्ता छोटी है, हमारे पास रहनी चाहिए, दूर नहीं देना चाहिए। और भारत में 542 में से 542 लोकसभा सीटों में से 400 सीट ऐसी है जहां पर क्षेत्रीय दल नंबर 1 या नंबर 2 पर है। तो जब वहां नंबर 1 या नंबर 2 पर क्षेत्रीय दल है और उनको पता है कि ये पूरा खेल एसआईआर से शुरू होता है, तो अब आने वाले समय में नए राज्यों में एसआईआर करना मेरे ख्याल से तंत्र के लिए काफी मुश्किल, काफी टेढ़ी खीर साबित होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, ये क्योंकि ये एक तरह से सबक भी है बिहार के चुनाव, आने वाले जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सबसे ज्यादा अपना स्टेक जो है वहीं पर लगाया हुआ है और अब तक का सबसे कम्युनल इलेक्शन जो है वो हम आने वाले पश्चिम बंगाल में देखेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अरुण जी, क्योंकि आप सिर्फ फैक्ट्स पर मतलब बात आप कर रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अब आप क्या ऑप्शन देखते हैं? क्योंकि अगर हर चुनाव के बाद वो यही बात करेंगे, राहुल गांधी एक्सपोजे करेंगे, आप बेईमानी की बात करेंगे, तो सवाल ये है कि चुनाव दर चुनाव एक बार सत्ता बन गई तो बन गई, यहां तो ऐसा ही होता रहा है, तो फिर आगे क्या? बेईमानी हुई तो आगे क्या? फिर जनता को ये जानने में इंटरेस्ट है, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर रही है तो जनता फिर क्या कर रही है? भाई देखिए, आप सारा आक्रोश अपना जो है ना पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं उतार सकते हैं, जो कि मैं ये ट्रेंड देख रहा हूं। जब इलेक्शन नहीं होता है तब ये करो वो करो, एडवाइजर बने हुए हैं, जब हो गया तो इसने ये किया वो किया, यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं था। अरे यार, बैठ के सोल्यूशन तो दिखाओ। मैं वाकई रिक्वेस्ट करूंगा पांडे जी से कि अगर इनका वोट, इनकी पर्ची काटी गई, अगर मेरा काटा गया होता तो मैं 2 महीने लगता, 3 महीने लगता, मैं पीछे पड़ के ये पता करता कि किसने मेरा वोट काटा। क्योंकि देखिए, अगर आप सिटीजन से हैं, आप वो नहीं अपना वो निभाएंगे, क्योंकि जो आदमी पन्ना प्रमुख हो या ईआरओ हो या बीएलओ हो, एवरीबडी उसमें जो है कैद है, और ये रोज काटते हैं कि मालूम है कि कुछ नहीं होगा। आपका वोट कटाना पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी हो चाहे नहीं हो, आप कॉन्शियस रहिए। हम किसको वोट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी को क्या मालूम? मेरा काट के तो देखें, मेरे 6 महीने निकल जाएंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब उसको कोर्ट ले जाऊंगा तो उससे जो है बाकी बीएलओ डरेंगे। आज तक एक भी बीएलओ, ईआरओ और जो वोट काटने वाला फॉर्म 7 कोई भी जेल नहीं गया, जबकि प्रावधान है कि 1 साल का और 2 साल का। भेजिए तो तब देखिए क्या होता है। होता क्या है, हम गए, जैसे मैंने कहा, आपको एग्जांपल दिया अशोक वानखेड़े का, सब जानते हैं सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं। उनके घर में 3 आदमी इंक्लूडिंग उनका वोट काट दिया गया। तो यहां पर आके आप पूरा सबको लेक्चर देते हैं, वहां पे आपको जाके, आप इतने मतलब कि सामर्थ्य हैं, सब कुछ है आपके पास, अगर आप जाके वो जो आदमी बीएलए था या जिसने फॉर्म 7 भरा या जिस आदमी ने आपका वोट, किसी ने तो काटा, उसका कागज है, अगर कागज नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबल है। मैनुअल कहता है कि एरर फ्री इलेक्टोरल रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईआरओ, वो उसकी जिम्मेवारी है। कानून कहता है सेक्शन 32 में ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कि किसी ने अगर घपला किया तो उसको 2 साल की कैद होगी। जब हम अपनी नागरिकता का जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे और बैठ के हम जो है पॉलिटिकल पार्टी का वो करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मुझको याद है एक बार मेरा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, टाइम लग गया, तो मैं किसी को कह रहा था, तो उसने कहा आपने वोट दिया? तो हमने कहा नहीं, हम इस कारण से नहीं दिया। तो बोले आपको क्या हक बनता है क्रिटिसाइज करने का? मुझको ये बात अंदर से बहुत ज्यादा लग गई। फिर मैंने सब काम धाम छोड़ा
और काम धाम छोड़ के फिर मैं हफ्ते भर, मैं आपको सही बताता हूँ, चुनाव आयोग को फोन किया, इधर उधर किया, तब जाके जो है, जो हमने अपना रेसिडेंस चेंज किया था, तब जाके मेरा वोट रजिस्टर हुआ। तो बहुत हद तक जो है, अगर आप नागरिक को जागरूक करेंगे, उनको समझ में आवेगा कि किस तरह लड़ाई लड़नी है। फैक्ट है, मैंने इतनी बात कही, अशोक वानखेड़े को मालूम ही नहीं होगा कि किस तरह लड़ना है। अगर आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ है, कहाँ जाना है, तो आप चिट्ठी तो लिखोगे, आपके पास टाइम है, आप जाके मांगोगे तो कि भाई कागज फॉर्म 7 निकालो, किसने मेरा काटा, किसने गलत दस्तखत किया। बहुत बार होता है कि मैं ही अपना जो है, मेरा कोई दस्तखत कर देता है, तुमने हमको नोटिस दी, नहीं नोटिस दी, तो फिर अगर नोटिस अगर दी तो उसका हमको प्रमाण दिखाओ। अगर प्रमाण नहीं दिखाते हो तो करते हैं, नहीं करते हो तो एफआईआर हम दर्ज करते हैं। देखिए अयंत का केस कैसे हुआ, क्योंकि वहां का जो कैंडिडेट था वो जाके शिकायत किया, और जिसका वोट कटा था वो बीएलओ ने, की जो रिश्तेदार थी, उसने जाके उसको बताया, तब जाके जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे कर्नाटक के, उन्होंने जाके जो है एफआईआर दर्ज करी। तब उसी के बेसिस पर जो है इन्होंने एक वो बैठा दिया एसआईटी। अब उसमें वो निकल रहा है कि 80 रुपए के वोट के दर से काटा गया। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। देखिए जी, पूरी रिगिंग बीएलओ और ईआरओ के बिना पॉसिबल नहीं है। ईआरओ और बीएलओ स्टेट का एम्प्लॉय होता है, तो अगर डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जो पावर में है वो सख्ती करेंगे तो वो अपना निकाल लेंगे, वोटर लिस्ट में रिगिंग नहीं होने देंगे। हाँ, एक बात जरूर होगी कि अगर वो अतिरिक्त बोकस वोट उसमें जुड़वाए हुए हैं तो वो कट देंगे, उसका कोई उपाय नहीं होगा। लेकिन उनका एम्प्लॉय जो है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां पर जाके उनके तलवे चाटेगा, क्योंकि सैलरी तो उसकी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देती है ना, चुनाव आयोग तो नहीं देता है। एक बुनियादी सवाल है जो मैं लोगों से, आज हमारी किसी से डिबेट हो गई, हमने कहा आधार अगर आप बनवाए हो को आउटसोर्स किया गया। अभी इन्होंने जो बीएलओ की दर बढ़ाई है और ईआरओ का, तो 18 रुपए पर वोट, 1000 वोट के लिए ये 18,000 रुपए दे रहे हैं, 1000 वोट के लिए। आप आउटसोर्स कर दीजिए और आप देखिए कि इलेक्टोरल रोल में कोई गलती नहीं मिलेगी। क्यों नहीं आउटसोर्स करता है? आप सुपरविजन रखिए, आधार में जैसे सुपरविजन रखा उसमें तो बायोमेट्रिक्स भी थी, तो आप जाते थे, बायोमेट्रिक्स आपका लेता था, आंख का वो लेता था, वो प्राइवेट पार्टी था। जब आपका बीएलओ और बीएलए मिल के बना रहा है, जिसमें लोगों को आस्था नहीं है, प्राइवेटाइज करेंगे, आज कंप्यूटर का जमाना है, इनके हाथ से छोड़िए, दे आर इनकेपेबल। देखिए क्या हुआ एसआईआर का, आपको हिस्ट्री में बताता हूं। इन्होंने रिग करना था इलेक्शन 2022 के बाद, सॉफ्टवेयर जो डी डुप्लीकेशन था उसको ऑफ कर दिया, वो जानबूझ के ऑफ किया, जिसकी जैसे इन्होंने कहा, पांडे जी ने एकदम सही कहा, एक ही चीज को लेके पकड़िए कि किस आदमी ने इसको ऑफ कराया, किसके ऑर्डर से ये ऑफ हुआ, जितने स्टेट गवर्नमेंट थे उनको किसने इंस्ट्रक्ट किए कि तुम जो है डी डुप्लीकेशन मत लगाओ। वो डी डुप्लीकेशन का नहीं लगाने का मतलब था कि जो पहरेदारी थी वो हट गई, और उसके बाद जम के वोटर एडिशन और डिलीशन जो है फॉर्म 6-7 से हुआ, जो कि रिगिंग के कारण जो है वो लोग उसको वो किए। अब उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं इसलिए एसआईआर, तो पहले तो आपने रिग करवाया, फिर आप एसआईआर उसका बहाना बना रहे हैं। अब क्या किया ज्ञानेश कुमार ने, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि हमने जो है एसआईआर में डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बंद कर दिया गया, और ये बात सब सुप्रीम कोर्ट में आई, तो कम से कम जो है जस्टिस सूर्यकांत को ये बात कहनी पड़ी, अरे भाई व्हाई आर यू नॉट यूजिंग द सॉफ्टवेयर। तो ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है जिसका इनके पास जवाब नहीं है, और वो कहे कि जब हम एक एक का प्रमाण पत्र ले रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं है डी डुप्लीकेशन का। आप रिपोर्टर्स कलेक्ट
चले जाइए तो उसमें वो पूरी लिस्ट दी हुई है कि कितने जगह जो है डी डुप्लीकेशन, एक ही घर में 50-100 लोग हैं, कितने में जो है डुप्लीकेट वोटिंग है, कितने में जो है फोटो एक बराबर है इन दी फाइनल इलेक्टरल रोल। तो ये ओके। सारी चीजें जी जो आनी चाहिए। और बात जो बिल्कुल। कि जो है ये 3 लाख वोट कैसे बढ़ गए, तो उसका यही कहेंगे जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो इलेक्टरल रोल वो तैयार हुआ तो वो नॉमिनेशन तक आपको ऑब्जेक्शन अलाउड है, तो उसके अंदर में ये फिर जो है चोरी से वो लिस्ट इनको देनी चाहिए, एडिशन होता है। तो जो फाइनल वोटर लिस्ट आपको मिलती है चुनाव के ठीक पहले वो अपलोड नहीं होती है, तो वो उसका बहाना बनाएंगे। खाली बता रहा हूं कि ये लोग क्या गड़बड़ करेंगे। तो वो लिस्ट आज प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि दोबारा वो नहीं मिलेगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि 45 दिन के अंदर में होनी है और उसको इनको करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, एक तरह से आगाह किया इन पॉलिटिकल पार्टीज को। जी कुछ बोलना बहुत ही हाँ। जी बहुत ही कम वक्त है, माफ कीजिएगा आप दोनों ही मेहमानों को, सिद्धार्थ जी और ओंकारेश्वर जी। लास्ट कमेंट आप दोनों का। ओंकारेश्वर जी पहले आप और सिद्धार्थ जी पहले आप, ऑलरेडी टाइम अप हो गया। जी जी ओंकारेश्वर जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करें, अनम्यूट जी अनम्यूट अनम्यूट करिए, म्यूट है आप। जी। हाँ, अरुण जी, आपने जो मेरे उसमें कहा वो मैं उससे 100% सहमत हूँ कि मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उसको फाइट करूंगा। मैंने पूरा तो सिर्फ मत जानकारी दी कीजिएगा। थी, लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं लेकिन पूरा आपने मेरे बहाने उन लाखों लोगों को कहा है जो चुपचाप बैठ जाते हैं या चुपचाप वो रह जाते हैं। मैं तो उसको लड़ूंगा ही, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन आपने जो मेरे बहाने, इसलिए मैं पूरी तरह सुनता रहा कि हर व्यक्ति के लिए वो जरूरी है ये। और आखिरी बात यही कहूंगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि चाहे कोई भी एक पिन पॉइंट लेके जब तक आप नहीं बैठेंगे, पार्लियामेंट से लेके कहीं पर भी, पार्लियामेंट में पहले ये तय करा लेना कि क्या वास्तव में फुल इम्यूनिटी और कहीं किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी है, तब तो फिर लड़ाई बेकार है। फिर तो काहे का इकट्ठा करना सबूत, काहे का इकट्ठा करना ये कुछ भी। आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कुछ भी कहेंगे। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि बार बार लोग पॉलिटिकल पार्टीज को कोसते हैं या दोष देते हैं, उनके संगठन को लेके जो कुछ बात हो वो अलग चीज है। लेकिन जहां हर प्रकार से उसको वोट को चोरी करना है, लियोर करना है, इमोरल तरीके से करना है, अनएथिकल तरीके से करना है, वहां कैसे लड़ाई होगी। यशवंत सिन्हा, अभी उनका ट्वीट देख रहा हूं, कह रहे हैं कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज वो तय कर लें कि सीईओ नहीं हटाए जाएंगे तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम कहते हैं सीईओ हटा भी जाएं, दूसरे हटाए जाएंगे, वो भी तो उनके कब्जे में रहेंगे, और जब तक वो कानून रहेगा तब तक भी वो फ्री रहेंगे कि हाँ हमारे खिलाफ तो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये भय नहीं होगा कि पोस्ट रिटायरमेंट भी आपके खिलाफ कदम उठाया जा सकता है, तब तक इलेक्शन कमीशन या कोई ऑफिस फ्री एंड फेयर नहीं होगा और तब तक ये बातें बेकार होंगी। जी जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है। सिद्धार्थ जी लास्ट कमेंट आपका, 30 सेकंड। जी जी देखिए, अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि युद्ध तो लड़ना पड़ेगा इस तंत्र के खिलाफ, और युद्ध आप किसी के शुभकामना से नहीं जीत सकते हैं। युद्ध जीतने के लिए आपको सेना की जरूरत पड़ती है। शुभकामना लाख लोग दे, लेकिन सेना की जरूरत पड़ती है। सेना कहाँ है? सेना बिल्कुल तैयार है। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि इस देश में 31 लाख लोग, ग्राम सभा से लेकर कॉर्पोरेटर वगैरह, 31 लाख इस देश में चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं तो केवल लोकसभा और विधानसभा की बात करते हैं, जिसमें दोनों मिला के केवल 5,000 लोग हैं। तो 30,95,000 भारत में चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उन्होंने चुनाव जीता है। वो अपने अपने क्षेत्र में छोटे से ही क्षेत्र में सही लोकप्रिय हैं। लेकिन इनसे कोई जब बात करेगा तो बात करते समय उनको कहेंगे कि तुम हमसे जुड़ो, तो वो क्यों जुड़ेगा? क्योंकि छोटा मोटा नेता तो वो खुद है। लेकिन उसको अगर कहेंगे कि देखो हमसे जुड़ने के बाद तुम्हारे अधिकार बढ़ेंगे, जो आज की तारीख में तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। तुम्हारे पास एक पद तो है, लेकिन पद के साथ तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। हमारे साथ जुड़ोगे तो अधिकार बढ़ेंगे। जब वो सत्ता विकेंद्रीकरण की बात करेंगे, तो जिस तरह से अरुण सर ने कहा कि ये लोग पूरा काम बीएलओ के आधार पर करते हैं, तो कुल मिला के इस देश में तो 10 लाख बूथ हैं, 10 ही लाख तो बीएलओ हैं। लेकिन उससे 3 गुना, एक एक बूथ पर 3-3 आदमी चुने हुए प्रतिनिधि हैं।
जिनका कि आज वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी सेना तैयार है, और लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि कोई उनको पहुंच नहीं रहा है उसके पास, और उसको उसकी भाषा में नहीं समझा रहा है कि देखो तुम हमारे साथ जुड़ोगे तो तुम्हारा अधिकार बढ़ेगा, तुम चुने हुए प्रतिनिधि हो, आज की तारीख में तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, तो हमारे साथ जुड़ो, इस लड़ाई में तुम साथ जुड़ो, तुम्हारे अधिकार बढ़ेंगे। तो ये अगर कहेंगे तो ये बीएलओ वगैरह, क्योंकि बीएलओ वगैरह पैसा लेके सरकारी तंत्र के लोग हैं, जो बीएलओ होता है वो सरकारी तंत्र का आदमी होता है, और जो ये 30 लाख लोग हैं वो चुन के आए हुए लोकप्रिय लोग हैं, उनको राजनीति आती है, हर आदमी ने चुनाव लड़ा है, चुनाव जीता है, उसको राजनीति आती है। अब मेरे ख्याल से जो भी इस विषय में इस तंत्र को हराना चाहता है, चाहे वो इस तंत्र के अंदर पहले था यशवंत सिन्हा जी जैसे लोग या आर.के. सिंह जैसे लोग जिनको आज बीजेपी ने निकाल दिया, इस तंत्र के खिलाफ जिसको भी लड़ना है, चाहे वो इस तंत्र के अंदर के लोग हों या इस तंत्र के बाहर के लोग हों, वो विपक्ष हो, वो राहुल गांधी हो, वो कोई एक छोटा मोटा आदमी हो, जिसको भी इस तंत्र के खिलाफ लड़ना है उसको अपनी सेना खड़ी करनी पड़ेगी। और इसके बाद से अंगूर खट्टे हैं आप नहीं कर सकते, सामने वाला साम दाम दंड भेद सब चलाएगा, आपको लड़ाई के लिए पूरी तैयारी से लड़ना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन और बहुत ही प्रैक्टिकल और तथ्यों पर आधारित तमाम बातें। हमने कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बल्कि जो है हकीकत वो आपके सामने आज इस कार्यक्रम के जरिए रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, ओंकारेश्वर जी आपका, अरुण जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।